हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पॉलिटिकल मूड ऑफ कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस। दोस्तों, हम इस वीडियो में पड़ताल करेंगे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ 224 सीट्स ऑफ कर्नाटका असेंबली। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं तटीय कर्नाटक की तरफ, जिसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला माना जाता है। कर्नाटक का तटीय इलाका बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला मानी जाती है। बीजेपी कर्नाटक के इसी इलाके में मजबूत पकड़ रही है, जहां कांग्रेस तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक सेंधमारी नहीं कर सकी है। हालांकि 2013 के चुनाव में येदियुरप्पा के अलग होने से कांग्रेस यहां बढ़िया प्रदर्शन करने में कामयाब रही थी। तटीय कर्नाटक क्षेत्र की कुल 19 सीटों में से कांग्रेस 14, बीजेपी 4 और 1 सीट अन्य पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन 2018 में येदियुरप्पा की घर वापसी का फायदा बीजेपी को चुनाव में मिला था। कोस्टल कर्नाटक इलाके में बीजेपी के हिंदुत्व फायरब्रांड नेता और सांसद अनंत हेगड़े सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने लंबे समय से खामोशी अख्तियार कर रखी है। तटीय कर्नाटक में नाथ संप्रदाय के मानने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है, जिसके चलते बीजेपी योगी आदित्यनाथ को चुनावी प्रचार में उतारती रही है। मंगलुरु का कदाली मठ, जिसे योगेश्वर मठ के नाम से भी जाना जाता है, ये कर्नाटक में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी इलाके में नाथ संप्रदाय के लोगों की खास पकड़ है। आरएसएस का कर्नाटक के इसी इलाके में सियासी आधार रहा है। यहाँ की सियासी हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ पर हिंदुत्व की पिच पर अपना एजेंडा सेट करती रही है। दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 2, ओल्ड मैसूर यानी देवगौड़ा के दुर्ग। दोस्तों, दक्षिण कर्नाटक, जिसे पुराना मैसूर के नाम से जाना जाता है, ये पूरा हिस्सा बोकालिग्गा समुदाय का गढ़ माना जाता है, जो जेडीएस परंपरागत वोट बैंक है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा असर भले ही बोकालिंगा समुदाय का है, लेकिन दलित और कोरबा समुदाय के लोग भी काफ़ी निर्णायक हैं। बोकालिंगा समुदाय के वोट बैंक पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की निगाहें लगी हुई हैं। मैसूर इलाके में पारंपरिक रूप से लड़ाई कांग्रेस और जेडीएस के बीच में रही है। हालांकि काफ़ी समय से यहाँ बीजेपी अपने पैर जमाने की कवायद कर रही है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में साउथ कर्नाटक क्षेत्र की 66 सीटों में से कांग्रेस 27 और जेडीएस 25 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को मैच 4 सीटें मिली थीं। लेकिन 2018 के चुनाव नतीजे काफ़ी अलग रहे हैं। जेडीएस भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बीजेपी को भी बढ़त मिली थी और कांग्रेस ने भी अपना दबदबा कुछ हद तक बनाए रखा था। दक्षिण कर्नाटक में लड़ाई जेडीएस और कांग्रेस के बीच रही, लेकिन बीजेपी जिस तरह से 4 से 15 सीटों पर पहुंच गई थी, ऐसे में इस बार आधी से ज़्यादा सीटों को अपने नाम करने की कोशिश में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी इलाके से कर्नाटक चुनाव का बिगुल फूंका था। एस.डी. देवेगौड़ा और उनके बेटे कुमारस्वामी बोकालिगा समुदाय से आते हैं, जब सिद्धारमैया कोरबा समुदाय से। कांग्रेस डी.के. शिवकुमार बोकालिगा समुदाय से आते हैं, तो एच. मुनियप्पा दलित समुदाय से हैं, लेकिन दोनों इसी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। बीजेपी के पास इस इलाके में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, जो बोकालिगा समुदाय से आते हैं। ऐसे में बीजेपी को उनसे काफ़ी उम्मीदें लगी हुई है। दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 3, बेंगलुरु क्षेत्र की तरफ। बेंगलुरु क्षेत्र की सियासत कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिमटी हुई है। बेंगलुरु एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी, यहाँ बड़ी संख्या में पढ़े लिखे और मिडिल क्लास के मतदाता हैं, जो अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ बस गए हैं। इस क्षेत्र में बेंगलुरु सिटी, बेंगलुरु नॉर्थ, बेंगलुरु साउथ और बेंगलुरु सेंट्रल इलाके आते हैं। कर्नाटक की सियासत में बेंगलुरु क्षेत्र का अपना मुकाम है। राज्य की सत्ता की राजनीति का रास्ता बेंगलुरु से तय होता है। दोस्तों, बेंगलुरु में ब्राह्मण समाज के लोगों की तादाद अच्छी खासी है, जो परंपरागत रूप से बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं। उनका वोट बैंक भी बीजेपी को लाभ पहुंचा सकता है और शहरी क्षेत्र में उसका प्रदर्शन भी अच्छा रहता है। हालांकि कांग्रेस का भी यहाँ परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम रहा है। मुस्लिम के कारण भी कांग्रेस को कम नहीं आंका जा सकता। कर्नाटक में बीजेपी के युवा और फायर ब्रिगेड नेता तेजस्वी सूर्या और पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा इसी इलाके से आते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश गुंडूराव इसी क्षेत्र से आते हैं, जो राज्य में पार्टी का मुस्लिम चेहरा के रहमान खान भी बेंगलुरु से हैं। दोस्तों, नंबर 4, अब चलते हैं मुंबई कर्नाटक क्षेत्र की तरफ। महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले इलाके को मुंबई कर्नाटक कहा जाता है, लेकिन 2021 में महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद के चलते मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस रीजन का नाम मुंबई से बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया है। इस पूरे इलाके में लिंगायत समुदाय का दबदबा माना जाता है।
जो इलाका लिंगायत समुदाय के बाहुल्य वाला है, जिसके चलते यहाँ पर बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है। बीजेपी के यहाँ चेहरा कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा माने जाते हैं, जो लिंगायत समुदाय से आते हैं। बसवराज बोम्मई भी इसी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। कित्तूर इलाके में पानी की किल्लत बड़ी समस्या है। इस रीजन में बीजेपी का दबदबा था, लेकिन 2013 में येदियुरप्पा के पार्टी से अलग होने के बाद कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। 28 सीटों में से कांग्रेस ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी ने 10 और जेडीएस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में पूरा समीकरण ही बदल गया था। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला रहा था, जबकि जेडीएस का पूरी तरह से सफाया हो गया था। बीजेपी अपने सियासी दबदबे को बनाए रखने तो कांग्रेस सेंधमारी की कवायद कर रही है। दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 5 हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र की ओर। कर्नाटक के उत्तरी हिस्से और आंध्र प्रदेश सटे इलाके को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस पूरे क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है, जबकि जेडीएस का यहाँ कोई खास आधार नहीं है। इस क्षेत्र में कर्नाटक का सारा दारोमदार मल्लिकार्जुन खड़गे पर है, जबकि बीजेपी के पास इस क्षेत्र में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। यहाँ कास्ट समीकरण देखें तो लिंगायत, ओबीसी, बंजारा और दलित समुदाय की बड़ी आबादी है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में 40 विधानसभा सीटें आती हैं। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में हैदराबाद कर्नाटक की कुल 40 सीटों में से कांग्रेस 22, बीजेपी 7 और जेडीएस को 6 सीटें मिली थीं। तो येदियुरप्पा की पार्टी को 2 सीटें और बाकी अन्य के खाते में 3 सीटें गई थीं। रेड्डी बंधुओं की भी इस इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है, जो कभी बीजेपी के साथ रहे हैं लेकिन खुद ही मैदान में हैं। पीएम मोदी इस इलाके में रैली कर बंजारा और दलित समुदाय को साधने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को ज़मीन का पट्टा दिया गया था। दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 6 सेंट्रल कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ सेंट्रल कर्नाटक माना जाता है। इस क्षेत्र में कर्नाटक के तुमकुर, दावणगेरे, चित्रदुर्ग और शिवमोगा जिलों की विधानसभा सीटें आती हैं। लिंगायत समुदाय यहाँ की सियासत का फैसला करते हैं। सेंट्रल कर्नाटक में धार्मिक मठ और उससे जुड़े हुए संत सियासत को प्रभावित करते हैं। येदियुरप्पा सेंट्रल कर्नाटक के शिवमोगा से ही आते हैं। इस वजह से बीजेपी का शिवमोगा और चिकमगलूर जिलों में दबदबा है। 2018 के चुनाव में इस क्षेत्र से कांग्रेस का जिस तरह से सफाया हुआ था, उसी तरह 2013 में बीजेपी को मात खानी पड़ी थी। दोस्तों, 2013 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीएस को 8 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए तो बीजेपी को महज 2 सीट पर सीमित कर दिया था। इस बार सेंट्रल कर्नाटक के इलाके में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगाए हुए हैं। दोनों ही सियासी पार्टियों का यहाँ बराबर राजनीतिक असर है। कांग्रेस निश्चित तौर पर कड़ी मेहनत करके यहाँ पिछले चुनावों के ट्रेंड को बदलना चाहती है, तो बीजेपी अपने दबदबे को बनाए रखने की जुगत में है। ऐसे में देखना है कि कर्नाटक की सियासी बाजी किसके नाम लगती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।